बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में एक अजीब एक कंस्पायरेसी थ्योरी पर काम चल रहा है और उस कंस्पायरेसी थ्योरी का जो मरकज़ है या जो उसमें मरकज़ी किरदार है वो है सुप्रीम कोर्ट। अब मैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आज थोड़ा सा खुलकर बात करने लगा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो साजिश की उसमें सुप्रीम कोर्ट कितनी कामयाब हुई और कितनी नाकाम हुई और हुकूमत को किस कदर नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है या फिर हुकूमत खुद मामलात को हल करना ही नहीं चाहती। और कुछ मामलात ऐसे हैं कि जिनसे सुप्रीम कोर्ट भाग रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट फरार अख्तियार कर रही है। और वो वजूहात क्या हैं जिनसे सुप्रीम कोर्ट फरार अख्तियार कर रही है, इन तमाम उमूर पर आज हम थोड़ा सा तफसील से बात करेंगे। तो इसलिए अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो मेहरबानी करके उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारे व्लॉग्स बर वक्त पहुँचते रहे। नाजरीन, जिस तरह मैंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कंस्पायरेसी थ्योरी पर काम चल रहा है। जिस तरह आप गुज़िश्ता रोज़ आपने सुना होगा और इससे पहले वाले व्लॉग में भी मैंने कुछ पोर्शन रखा था हामिद मीर का कश्मीर के हवाले से और जनरल जो है वो कमर जावेद बाजवा के हवाले से, लेकिन इसमें हैरानकुन तौर पर इमरान खान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। यानी इन जो बातचीत थी या वो जो गुफ्तगू थी उससे जो चीज़ महसूस हो रही थी वो इस तरह हो रही थी कि जो भी कुछ कर रहा था जनरल बाजवा कर रहा था और इसके अलावा इमरान खान को कुछ पता नहीं था, या तो फिर बाजवा कर रहा था या फिर फैज़ कर रहा था। और नाज़रीन, जो है वो तमाम तर कोशिशों के बावजूद जनरल आसिम मुनीर के हाथ बंधे हुए हैं। जनरल आसिम मुनीर चाह के भी बहुत सारे इकदाम ऐसे हैं जो वो नहीं कर रहे, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर को इस वक्त पाक फौज के अंदर एक ऐसे ग्रुप का सामना है जिसको जनरल फैज ने परवान चढ़ाया था। हत्ता कि इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि जो है वो मैं 2-3 दर्जन की बात कर रहा हूँ, यानी उनमें कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक से लेकर मेजर तक के अफसरान जो हैं पाक फौज के, वो अंडर कस्टडी हैं, अंडर इंट्रोगेशन है और उनको बहुत सारे सबूत मिले हैं जो जनरल फैज के थे। जनरल फैज ने जो है वो किस तरह इस मुल्क की तबाही की उसके हवाले से बहुत सारे सबूत मिलने के बावजूद जनरल फैज के खिलाफ अभी तक कुछ भी नहीं किया गया, बल्कि कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे जनरल बाजवा और जनरल फैज को प्रोटेक्शन फराहम की जा रही है। जनरल फैज और जनरल बाजवा के हवाले से इस वक्त तक जितने तनाज़ात सामने आए हैं उनमें बहुत बड़ी जो साजिशें हैं वो सामने आती हैं। जिस तरीके से टीटीपी को बाजवा, इमरान और जनरल फैज ने बलोचिस्तान से लाकर खैबर पख्तूनख्वा में आबाद किया, उसके समरात आज हमारे सामने हैं कि पंजाब के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन में 2 टीटीपी के दहशतगर्द मारे गए। अब कोई इनसे पूछे कि इन डाकुओं के साथ टीटीपी के दहशतगर्द क्या कर रहे थे। अब इसके साथ जो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं कि कच्चे के डाकुओं के पास इस कदर ख़तरनाक और जदीद हथियार कैसे पहुंच रहे हैं। यानी जो है वो टैंक शिकन और जो है वो मिसाइल शिकन और तैयारा शिकन जो तोबें होती हैं या जो होती हैं, जो असला होता है वो उन तक कैसे पहुंच रहा है। यानी ऐसा असला कि जिससे दिफा के लिए पुलिस के पास भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि वो असला बहुत जदीद है। काफ़ी अरसे से ये एक सवाल था कि डाकुओं के पास ये इतना ख़तरनाक और जदीद असला कैसे पहुंच रहा है, लेकिन अब ये राज अफशा हुआ है कि ये टीटीपी की तरफ से डाकुओं को पहुंचाया गया और उनको मुनज़्ज़म किया गया, मजबूत किया गया, जिसका बुनियादी मकसद सीपेक के खिलाफ इक़दाम थे जो इनको करने थे। तो बहरहाल ये तो एक पोर्शन है। अब देखना ये है कि जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब इन तमाम उमूर को कैसे देखते हैं, या फिर उनके मन में कुछ और है। कुछ और से मुराद मेरा कहीं ये तो नहीं है कि कहीं मार्शल लॉ के बीज बोए जा चुके हैं
اور وہ بیج جو ہے وہ پودے بن رہے ہیں اور وہ بہت کانٹے دار پودے ہیں جن کو جنرل عاصم منیر نہیں اکھاڑ پا رہے، کیونکہ پاکستان کی ہماری مسلح افواج میں جنرل فیض نے جو بیج بوئے تھے، یعنی جو ایک گروپ پیدا کیا تھا، وہ گروپ آج بھی منظم ہے، مستحکم ہے، اور آج بھی سازشوں کا جو معاملہ ہے وہ آج بھی جاری ہے اور آج بھی چل رہا ہے، اور اس گروپ کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اس کو فوری طور پر ختم کرنا ممکن نہیں ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں آپ کو بغاوت کی کچھ خبریں بھی سنائی دیں۔ ناظرین، اس سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو ہماری سپریم کورٹ نے ایک بہت بڑی کانسپیریسی تھیوری کو جنم دیا، وہ تھا غلام محمود ڈوگر کیس کے حوالے سے، جو ایک سی سی پی او کی سروس کا یا اس کے ٹرانسفر کا معاملہ تھا، اس کو الیکشن کے معاملے میں تبدیل کر دیا گیا، پھر 184(3) میں تبدیل کر دیا گیا، اور پھر تبدیل ہوتے ہوتے اس وقت جس مرحلے پر پہنچا ہے، اس کی اگر ہسٹری دیکھیں، یعنی اس کی اگر پوری ہسٹری دیکھیں کہ کس طرح یہ معاملہ جو ہے وہ ڈوگر کا تھا، کس طرح جو ہے وہ ججز جن کی کرپشن کے معاملے سپریم جوڈیشل کونسل میں موجود ہیں اور جن کی جو ہے وہ آڈیو لیکس موجود ہیں، مطلب جو ایک اپنے آپ میں ایک بدنام ترین ججز ہیں، ان کی وجہ سے جو چیزیں ہوتی رہیں اور ہوتے ہوتے 9 رکنی بینچ سے 3 رکنی بینچ تک آئیں، ان چیزوں کو دیکھیں، اور پھر جو ہے وہ جس طرح ابھی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اس کو دیکھیں، اور مولانا فضل الرحمان نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے، ان تمام چیزوں کو اگر آپ جوڑیں تو پھر آپ کو یہ کانسپیریسی تھیوری سمجھ میں آئے گی۔ ناظرین، عدالت کچھ اور کرے یا نہ کرے، عدالت پنجاب میں انتخابات کروا سکے یا نہ کروا سکے، وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی مہربانی سے جو ہے وہ لاہوری گروپ کی مہربانی سے، پہلے تو ہم کہتے تھے لاہور ہائی کورٹ کو جو ہے وہ سسر کی عدالت، لیکن اب جو ہے وہ ساس کی عدالت بھی ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ ماشاءاللہ، مبارک ہو، ساس سسر کی عدالتیں، کل بیویوں کی عدالتیں بھی آئیں گی، اور پھر جو ہے وہ سالیوں کی عدالتیں بھی آئیں گی، اور سالوں کی عدالتیں بھی آئیں گی، اور بہت کچھ ہوگا، ہونے جا رہا ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ اس چیز کو آج مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ ایک کسی کو انٹرویو دیتے ہوئے انتہائی اہم باتیں کی ہیں، ذرا کیا کہا ہے ملاحظہ فرما لیں۔ کیوں جھکیں؟ کس کے سامنے جھکیں؟ کیا وہ قوت ہے؟ کورٹ کیوں اس کو تحفظ دے رہی ہے؟ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات آئین کا تقاضا ہے، لیکن اگر عمران خان اور آپ اتفاق کر لیں تو پھر آپ سال کے بعد بھی کر لیں، 6 مہینے کے بعد کر لیں، 3 مہینے کے بعد کر لیں، پھر آئین کا کوئی تقاضا نہیں۔ فلسفہ ہی غلط ہے، اور عجیب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو دلیل لائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ عدلیہ مشکل میں ہے، ذرا عدلیہ کو مشکل سے نکالنا ہے۔ کس بات پر کس مشکل میں ہے جی؟ اپنے انا وزیر چھوڑ دے، خیریت ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جی، ایکٹ بن چکا ہے۔ اور ناظرین، مولانا فضل الرحمان کی ان باتوں کو اگر آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس وقت جو ہماری اتحادی حکومت ہے اس کو کمزور کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، یعنی اتحادی حکومت کے اندر بغاوت پیدا کرنے میں یا انتشار پیدا کرنے میں یا ان کی بنیادیں کمزور کرنے کے حوالے سے یا انہیں پھوٹ ڈالنے کے حوالے سے کامیاب ہو گئی ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ جو ہے وہ نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری ایک حد تک، باقی نواز شریف، مریم نواز اور آصف زرداری کسی صورت عمران خان سے مذاکرات نہیں چاہتے، لیکن آصف زرداری کی ڈاکٹرائن اپنی ہے، لیکن پھر بھی بلاول بھٹو جو مذاکرات کرنا چاہتا ہے، ان کا اپنا ایک کرائیٹیریا ہے، ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، اور نون لیگ نواز شریف اور مریم نواز کے سخت ناراضگی کے باوجود عمران خان سے پینگیں بڑھا رہی ہے، اور جس طرح جو ہے وہ سردار کیا نام ہے اس کا، سابق ڈپٹی اسپیکر صادق صاحب، نام ذہن پہ نہیں آ رہا،
सरदार सादिक है, आई डोंट नो क्या है, वो जिस तरह कोशिश कर रहे हैं इमरान खान से ताल्लुकात बढ़ाने की, और वो जिस तरह जो है वो एक नून लीग की जो एक कमेटी बनी हुई है, जिस तरह वो बातचीत कर रही है, अब टेलीफोनिक राब्ते किए जा रहे हैं, जिस तरह सिराजुल हक साहब का मौक़िफ़ सामने आ रहा है, या जिस तरह सिराजुल हक साहब बातें कर रहे हैं, तो इससे ऐसा लगता है कि जैसे इत्तेहादी हुकूमत की जो इमारत है वो हिलती नज़र आ रही है। यानी क्योंकि जितने वोटों की हिमायत हासिल है, अगर उसको हम मद्देनज़र रखें तो फिर मामूली सा एक झटका भी इस इत्तेहादी हुकूमत की इमारत को ज़मीं बोस कर सकता है। तो इसको हम यूं कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मौजूदा हुकूमत को एक बेहतरीन तरीके से खामोशी से कमज़ोर करके और उनके अंदर इख्तलाफात की एक दरारें डाल के मतलब एक अहम तरीन काम कर दिया है। अब देखना तो खैर ये भी है कि कल ज़ाहिर ईद का आखिरी दिन होगा, तो उसके बाद जो सिचुएशन क्रिएट होगी उसको सुप्रीम कोर्ट कैसे फेस करेगी। यानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या होगा, और जो आइन पसंद जजेस हैं उनका इस एक्ट के आने के बाद उनका एक्ट क्या होगा, और ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त यूं समझ लें कि सूरत हाल बहुत गंभीर है। सूरत हाल इसलिए भी गंभीर है कि पहले तो चलो ठीक है, मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से जो है वो ऑडियो लीक सुनी, और अभी जब सुप्रीम कोर्ट के खुद चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो लीक हुई है, तो फिर मैं हैरान हूँ कि सुप्रीम कोर्ट आखिर क्यों भाग रही है, क्यों सुप्रीम कोर्ट फरार अख्तियार कर रही है, क्यों सुप्रीम कोर्ट इन ऑडियोज का फ्रांसिक नहीं करवाती, क्यों करवाना नहीं चाहती, क्यों ऑर्डर जारी नहीं करती। सुबह से ये ऑडियो लीक चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर इतनी अपने आप को समझती तो अदालतें खुल जाती, खुल के इस चीज़ का जायज़ा लिया जाता, और अगर ये सच है, अगर ये ऑडियो लीक दुरुस्त है, तो फिर इनको जिन्होंने रिकॉर्डिंग की, जिन्होंने इसको रिलीज़ किया, उन तक जो है वो FIA के ज़रिए, साइबर क्राइम विंग के ज़रिए पहुंचकर उनको गिरफ्त में लाया जाना चाहिए था। और अगर फ्रांसिक के बाद ये चीज़ें सही हैं, जिस तरह जो है वो बंदियाल साहब की जो सास हैं वो जो है वो मार्शल लॉ की धमकी दे रही हैं, तो मार्शल लॉ की इन धमकियों के बाद हम क्या समझें कि जजेस क्या कर रहे हैं? क्या इस वक्त मुल्क में जुडिशल मार्शल लॉ नाफिज है, या सुप्रीम कोर्ट की एक बालादस्ती और हाकमियत कायम हो गई है, या चीफ जस्टिस की हाकमियत कायम हो गई है, या चीफ जस्टिस की सोच जो है वो एक थ्योरी बन के पूरे मुल्क पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, या सुप्रीम कोर्ट के हवाले हुकूमत करने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामान की, जिसके कोख से सुप्रीम कोर्ट ने जन्म लिया है, वहाँ की जो करारदादें हैं उसको एक जूते की नोक पर रख के एक तरफ कर दिया, और जिस तरह वहाँ अभी बिल था उस पे जो है हुक्म इम्तना जारी कर दिया। तो मसला ये है कि या तो फिर सुप्रीम कोर्ट इतनी सुप्रीम है कि इसके सामने पार्लियामान और पार्लियामेंटेरियंस कोई औकात उनकी नहीं है, या तो फिर ये लाहौरी ग्रुप, ये जो है वो पंजाबी अशराफिया इतनी मजबूत है कि इनके सामने दूसरों की कोई औकात नहीं है। ये एक तवील अरसे से होता आ रहा है कि इस मुल्क पर पंजाबी अशराफिया का हमेशा कब्जा रहा है, लेकिन इनफ इज इनफ। अब बस, अब आगे जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब अगर आगे बात होगी तो वो बराबरी के बुनियाद पर ही होगी। बराबरी के अलावा अगर जो है वो पंजाबी अशराफिया ने सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश की तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मेरे मुंह में खाक, कि पाकिस्तान की बका ख़तरे में पड़ जाए। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।